चुनाव देखा भी बहुत। 2000 के अंदर चुनाव आया, उस टाइम भी संगठन ने विचार किया कि नया लड़का है तो इसको क्यों ना चुनाव लड़वाया जाए विधानसभा का। लेकिन उस समय हमारे रामेश्वर दास जी बड़े वरिष्ठ नेता थे बीजेपी के, तो संगठन ने उनको टिकट दिया। अच्छा था, अच्छा भी लगा हमें, ठीक है। हमारे बड़े बुजुर्ग नेता थे। तो उस समय ओम प्रकाश चौटाला की कुछ विश्वासघात के कारण और कारण हम चुनाव हार गए। उन्होंने दूसरा कैंडिडेट खड़ा कर दिया साथ में, जबकि बीजेपी का और इनेलो का समझौता था। तो इसे चुनाव हार गए। फिर उसके बाद 2005 के अंदर हमने श्रीनिवास वर्मा जी ने चुनाव लड़ा, हमारे कार्यकर्ता। तब भी आप दौड़ में थे? दौड़ में थे, बस संगठन कई बार देखता भी किसको टिकट देना किसको नहीं देना। 4-5 लोगों का नाम तो चलता ही ना, पहले चलता है। श्रीनिवास जी तो आप ज़्यादा एक्टिव थे जी? नहीं, एक्टिव भी था और सीनियर भी था, लेकिन कई बार जातीय आंकड़े या कई बार ऐसा कुछ देखना पड़ता है कि कहाँ किसको टिकट देना, कैसे करना। तो इस प्रकार 2005 के अंदर श्रीनिवास वर्मा जी को टिकट दिया गया। तो 2009 में भी मेरा नाम पैनल में था। तो जो 2009 के अंदर स्वामी राघवानंद जी को टिकट दिया गया, तो उस समय भी हम चुनाव हार गए थे। फिर 2014 में भी हम पैनल में थे। फिर 2014 में कुछ जो कार्यकर्ता या कुछ जो बाहर के नेता थे, उन्होंने बीजेपी के अंदर पदार्पण किया। बीजेपी के अंदर वो इनवाइट भी किया गया, उनको आए उनको। तो श्रीमान सुरेंद्र जी बरवाड़ा ने चुनाव लड़ा। तो वो भी कुछ ऐसा समीकरण जैसे भी बैठे आपको पता है, तो वो भी चुनाव हार गए। तो 2019 के उपचुनाव के अंदर तो मुझे लग रहा था शायद अब तो संगठन चुनाव लड़वाएगा, लेकिन लगभग फाइनल भी था। लेकिन उपचुनाव के अंदर फिर श्रीमान कृष्णचंद्र जी मिड्डा, जो दिवंगत अपने श्रीमान हरिचंद मिड्डा जी के सपुत्र थे, तो उन पर दाव खेला बीजेपी ने, तो चुनाव जीत गया। उस समय मैं जब चेयरमैन बनने से पहले नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रभारी थे, तो मोदी जी से भी काफ़ी मिलना जुलना रहता था प्रभारी के नाते। तो उन्होंने कहा कि आप संघ के कार्यकर्ता रहे हो सज्जन जी, आप पूर्णकालिक काम करो। तो उस टाइम मेरा मन पूर्णकालिक काम करने का भी था। तो इन बिटवीन ऐसा इंसिडेंट कहो या कुछ विडम्बना कहो भाग्य की, मैं चेयरमैन बन गया। तो उस समय पूर्णकालिक में संगठन का काम नहीं कर पाया। नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल। मेरे साथ हैं सज्जन गर्ग जी। हरियाणा की राजनीति का गढ़ कहे जाने वाले जींद में भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने कार्यकर्ता कहे जा सकते हैं। एक वो दौर था जब भाजपा की मीटिंग में 20-25 लोग होते थे। उस समय सज्जन गर्ग जी अग्रिम पंक्ति में शामिल थे। लेकिन आज तक न विधानसभा का टिकट मिला, न कोई बड़ी जिम्मेदारी मिली। जिला स्तर पर जरूर पार्टी ने इनको जिम्मेदारियां सौंपी हैं। मन में क्या मलाल है, कितनी उम्र में बीजेपी आरएसएस के प्रति जुड़ गए थे, और आज तक का इनका सफ़र और वर्तमान राजनीति में हर बार चुनाव के समय टिकट में दौड़ में इनका नाम आता है, जिला प्रधानगी में इनका नाम आता है, लेकिन हर बार पीछे छूट जाते हैं। बात करते हैं आज तक की यात्रा के बारे में। जी सज्जन जी नमस्कार। नमस्कार जी। थोड़ा आप बताओ किस उम्र में बीजेपी से जुड़े थे, कैसे वो जुड़ाव हुआ, और आज तक के सफ़र के बारे में बात करेंगे। मैं 1982 के अंदर संघ का संसेवक बन गया था। 1982? कितनी उम्र थी तब आपकी? जब मैं 10वीं में पढ़ते 15-16 साल का था। 10वीं में पढ़ते थे? तो कैसे उसमें घर में माहौल था, कुछ बुजुर्ग जुड़े हुए थे, या कैसे मतलब आरएसएस से जुड़ना है? नहीं, घर में माहौल तो संघ का नहीं था। हाँ। मैं खेलने में बड़ी रुचि रखता था। तो हम वहाँ कॉलोनी में रहते थे, कृष्णा कॉलोनी में, वहाँ खेलते थे। पवन जी, मैं बड़े बड़े बाल रखता था। अच्छा। तो हमारे वहाँ एक पवन जी थे वकील, अभी तो स्वर्गवास हो चुका उनका। तो एक दिन उन्होंने मेरे को पकड़ लिया, न बोला क्या नाम है आपका? मला जी मेरा नाम सज्जन कुमार है। पढ़ते हो? मैंने बताया। न बोला पढ़ने में को खेलने में काफ़ी रुचि है मला जी। बोला मेरे साथ चलो, आपको खिलवाएंगे भी अच्छे से और बताएंगे भी जी। तो पवन जी तृतीय वर्ष शिक्षित थे उस समय, वो प्रचारक भी रहे थे। तो वो मेरे को लेकर के चले गए, मैं और एक मेरा दोस्त और था, दोनों फिर हमने वहाँ से शाखा में जाना शुरू किया था। 10वीं क्लास से ही? ये संघ में जो क्लासेस होते हैं, कौन सी क्लास तक गए आप? मैंने द्वितीय वर्ष तक किया है। द्वितीय वर्ष तक किया। आपका पैतृक गाँव मनोहरपुर है? मेरा गाँव मनोहरपुर है जी। तो उसके बाद धीरे धीरे काम करते रहे। काम करते 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 1994 आ गया। उस टाइम ये स्थानीय निकाय के
चुनाव आ गए थे। रामेश्वर दास जी थे उस टाइम, हमारे वरिष्ठ नेता। उन्होंने कहा कि बेटा लास्ट दिन है, आप फार्म तो भराओ। बस बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, 25-26 साल का था मैं और अनमैरिड था। तो मैंने जा कर के फार्म भराया। ठीक है। फार्म भरने के बाद उन्होंने साथ में एक लेटर दे दिया मेरे को, जो सिंबल का, वो साथ में दिया आया। बस पता नहीं, देखते देखते खेलते खेलते हम चुनाव जीत गए। अच्छा, मतलब अनमैरिड थे, 25 साल की उम्र में पार्षद बन गए। हाँ, पार्षद बन गए थे। और चुनाव निशान क्या था तब? कमल का फूल। कमल का फूल। कमल के फूल पर लड़ा था मैं, एक ही जीता था, एक ही कमल का निशान था। ठीक है। अच्छा, पूरे जींद नगर परिषद में अकेले थे आप? हाँ, अकेला था, कमल के निशान। अच्छा, कितने चुनाव लड़े फिर आपने नगर? बस मैंने नगर परिषद का चुनाव तो एक ही लड़ा। उसके बाद फिर बस इन्वायरमेंट रहा कुछ साथियों से। बीजेपी हबीबा की सरकार बन गई थी 96 में। तो उसी टाइम 95 में एक सुनील शर्मा जी नगर परिषद के चेयरमैन बने। वो भी हमारे कार्यकर्ता ही थे। लेकिन उन्होंने एक सिंबल पर चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन निर्दलीय लड़ा था, लेकिन है संगठन के थे जी। तो उसके बाद 1996 में बीजेपी हबीबा की सरकार बन गई। तो सरकार बनने के बाद सुनील जी कुछ उससे पहले उसके इनेलो ज्वाइन कर ली थी, तो उन्होंने फिर रिजाइन देना पड़ा। उसके बाद साथियों की सहयोग से, हम पार्षदों की और कुछ स्थानीय उस टाइम बृजमोहन सिंगला जी मंत्री थे, उन सब की देख रेख में पार्षद ने मेरे को नगर परिषद चेयरमैन बना दिया। कितने समय तक रहे आपका? मैं 1 वर्ष तक रहा। 1 साल तक जींद नगर परिषद के चेयरमैन रहे। हाँ, ठीक है। उसमें आपकी राजनीति पीक पे थी? हाँ, मैं जवान भी था। जवान भी थे, ठीक है। अच्छी मतलब चढ़ती जवानी थी, काम कर रहे थे, जुनून भी था काम करने का, समाज को संगठन का काम देखने का। लेकिन मेरे को संगठन का काम करने का बड़ा अच्छा लगता है चुनाव की दृष्टि से। ठीक है। उसके बाद हर विधानसभा चुनाव में और बीजेपी की टिकट की दौड़ में हर बार आपका नाम आगे आता रहा, लेकिन एक बार भी टिकट नहीं मिल पाई। कोई मलाल रहा इस बारे में? नहीं, मलाल क्या था, संगठन जैसे उस समय मैं जब चेयरमैन बनने से पहले नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रभारी थे, तो मोदी जी से भी काफ़ी मिलना जुलना रहता था प्रभारी के नाते। तो उन्होंने कहा कि आप संघ के कार्यकर्ता रहे हो सज्जन जी, आप पूर्णकालिक काम करो। तो उस टाइम मेरा मन पूर्णकालिक काम करने का भी था। तो इन बिटवीन ऐसा इंसिडेंट कहो या कुछ विडंबना कहो भाग्य की, मैं चेयरमैन बन गया। तो उस समय पूर्णकालिक में संगठन का काम नहीं कर पाया, बीजेपी संगठन का। तो फिर उसके बाद चुनाव देखा भी बहुत, 2000 के अंदर चुनाव आया। उस टाइम भी संगठन ने विचार किया कि नया लड़का है तो इसको क्यों ना चुनाव लड़वाया जाए विधानसभा का। लेकिन उस समय हमारे रामेश्वर दास जी बड़े वरिष्ठ नेता थे बीजेपी के, तो संगठन ने उनको टिकट दिया। अच्छा था, अच्छा भी लगा हमें। ठीक है। हमारे बड़े बुजुर्ग नेता थे। तो उस समय ओम प्रकाश चौटाला की कुछ विश्वासघात के कारण हम चुनाव हार गए। उन्होंने दूसरा कैंडिडेट खड़ा कर दिया साथ में, जबकि बीजेपी का और इनेलो का समझौता था। तो इसे चुनाव हार गए। फिर उसके बाद 2005 के अंदर हमने श्रीनिवास वर्मा जी ने चुनाव लड़ा, हमारे कार्यकर्ता। तभी आप दौड़ में थे? दौड़ में थे, बस संगठन कई बार देखता भी किसको टिकट देना किसको नहीं देना। 4-5 लोगों का नाम तो चलता ही ना, पहले चलता है। श्रीनिवास जी से तो आप ज़्यादा एक्टिव थे जी? नहीं, एक्टिव भी था और सीनियर भी था, लेकिन कई बार जातीय आंकड़े या कई बार ऐसा कुछ देखना पड़ता है कि कहाँ किसको टिकट देना, कैसे करना। तो इस प्रकार 2005 के अंदर श्रीनिवास वर्मा जी को टिकट दिया गया। तो 2009 में भी मेरा नाम पैनल में था। तो जो 2009 के अंदर स्वामी राघवानंद जी को टिकट दिया गया, तो उस समय भी हम चुनाव हार गए थे। फिर 2014 में भी हम पैनल में थे। फिर 2014 में कुछ जो कार्यकर्ता या कुछ जो बाहर के नेता थे, उन्होंने बीजेपी के अंदर पदार्पण किया। बीजेपी के अंदर वो इनवाइट भी किया गया, उनको आए उनको। तो श्रीमान सुरेंद्र जी बरवाड़ा ने चुनाव लड़ा। तो वो भी कुछ ऐसा समीकरण जैसे भी बैठे आपको पता है, तो वो भी चुनाव हार गए। तो 2019 के उपचुनाव के अंदर तो मुझे लग रहा था शायद अब तो संगठन चुनाव लड़वाएगा, लेकिन लगभग फाइनल भी था। लेकिन उपचुनाव के अंदर फिर श्रीमान कृष्णचंद्र जी मिड्डा, जो दिवंगत अपने श्रीमान हरिचंद मिड्डा जी के सपुत्र थे, तो उन पर दाव खेला बीजेपी ने, तो चुनाव जीत गया। 2 बार तो बिल्कुल 14 में
और 19 बाई इलेक्शन में, उसमें तो बिल्कुल दौड़ में थे आप। हाँ। और सबसे आगे थे रेस में। भाई पुराने आदमी हैं पार्टी के रेस क्या होती है इसमें संगठन के? बिल्कुल देखो, एक तो पुराना आदमी है और लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहे हैं और पूरी पार्टी में, आरएसएस में, संगठन में हर तरह से वजनदार थे। तो कहीं ना कहीं मलाल तो रहा। मलाल कुछ नहीं है। हाँ। क्योंकि जो संगठन के अंदर कर्मपाल जी काम करता है ना, हाँ। उसके अंदर मलाल कुछ नहीं होता। उनके अंदर तो एक जुनून होता है भारत माता के समाज के अंदर सबको इकट्ठा करने का, जोड़ने का, भारत माता की सेवा करने का। उस जुनूनी तरीके से हम काम कर रहे हैं, जिसके साथ साथ हम सत्ता की लोलुपता के अंदर कभी नहीं रहे। हाँ, ये है कि देश आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, और हरियाणा के अंदर श्रीमान मनोहर लाल जी के नेतृत्व में विकास कर रहा है। अच्छा विकास है और उस बात का हमें विश्वास है। और बीच में एक बार क्या हुआ, आपके मुख्यमंत्री खट्टर जी भी आपके घर पे एक बार जलपान करने के लिए आए थे। उसमें भी ये बातें हुई थी कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं भाई, जिनकी अनदेखी हुई है सरकार में, संगठन में, उनको दोबारा फिर आगे किया जाएगा, उनको हौसला बढ़ाया जाएगा। उसके बाद फिर मतलब चाय पीने के बाद फिर अनदेखी हुई है। मैं तो नहीं मानता कभी अनदेखी हुई है। अनदेखी कहाँ? कोई संगठन में कोई बड़ा पद नहीं मिल पाया। ऐसा नहीं होता। कई बार संगठन के लोगों को आगे बढ़ा और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उनको पता है, जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने लोग हैं, वो उन्होंने संगठन को बढ़ाना है ना। संगठन किस तरीके से बढ़ रहा है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, उस तरीके से काम कर रहे हैं। हम खुद अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं कि आगे बढ़ करके काम करो। और कभी मैं नहीं मानता कभी अनदेखी हुई है, किसी कार्यकर्ता की कोई अनदेखी नहीं हुई है। कार्यकर्ता अगर मान ले खुद मन में ऐसे मान करके बैठ जाता है कि मेरी अनदेखी हो रही है, तो उस बात का तो कोई इलाज ही नहीं है। अभी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को बदल दिया गया है, नायब सैनिक बने हैं। उसके बाद ये चर्चाएं हैं कि जिलों की टीम भी बदली जाएगी। जिला प्रधान के लिए भी आपका नाम चल रहा है, जो 3-4 नाम चल रहे हैं उनमें। ऐसा है, ये संघ देखो, ओम प्रकाश जी धनखड़ पहली बात तो बदले नहीं गई, उनकी टर्म पूरी हो गई। जो एक शब्द ये पूरी चर्चा चली हुई है कि ओम प्रकाश जी धनखड़ को बदल गया। बीजेपी के अंदर 3 साल की एक टर्म है एक अध्यक्ष की, तो 3 साल के बाद कई बार भाजपा उसी कार्यकर्ता को दूसरी टर्म भी दे देती है, क्योंकि एक प्रधान लगातार 2 बार रह सकता है 3-3 साल के लिए। तो धनखड़ जी को और ऊपर दे दिया, राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया उनको, तो उनकी प्रमोशन कर दी गई और एक नए कार्यकर्ता को मौका दे दिया, नायब जी सैनी बन गए। इसी प्रकार जिलों के अंदर किसी जिला अध्यक्ष को मान लो किसी और आगे और काम लेना है, अगर संगठन के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष या अपने प्रदेश की टीम के दिमाग में ऐसा आता है कि हमने किसी और को काम लेना है स्टेट में, तो फिर बदला भी जा सकता, मतलब बदला तो नहीं, उसके बारे में सोचा जा सकता है, किसी दूसरे कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अच्छा, ये बताओ, जैसे जो जिला प्रधान बनेंगे, क्या इसके लिए पार्टी जो इच्छुक हैं उनसे कुछ नाम मांगती है या जिले की टीम से कुछ पैनल मांगती है, या अपने आप पार्टी की स्तर पे फैसला होता है ऊपर से कि आलाकमान से भी इसको जिला प्रधान बनेंगे? आपसे कुछ मांगे गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी के अंदर बाकायदा चुनाव होता है। हाँ। बीजेपी सही मायने में अगर इस देश के अंदर कोई लोकतांत्रिक पार्टी है तो है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है, मंडल अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव होता है। बाकायदा लोग कार्यकर्ता चुनते हैं। तो कोई भी कार्यकर्ता देख लेंगे, जैसे मान ले कोई काम करने वाला कार्यकर्ता लगता है, अब इस कार्यकर्ता से जिले का काम लेना है, इस कार्यकर्ता से प्रदेश का काम लेना है, ये कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्तर की टीम में भेजना है, तो करते हैं। जिला प्रधान की जिम्मेदारी मिलती है तो तैयार हैं आप? हाँ, संगठन में तो हम तो सिपाही हैं कर्मपाल जी, जहाँ लगाएंगे हम तैयार हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, जैसे अभी चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव, उसके बाद विधानसभा चुनाव, चर्चा ये भी है कि लोकसभा विधानसभा इकट्ठे हो सकते हैं। जींद में हल्के में और जींद जिले में आपको क्या लग रहा है भी? आप संगठन के पुराने और नब्ज को पहचानने वाले लोग हैं, लोगों के बीच में रहने वाले, क्या पोजीशन लग रही है जींद जिले में? अभी मात्र एक विधायक है आपका। ऐसा है, देखो हरियाणा के अंदर अभी बहुत सारे लोग भी कहने लगे कि तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार आएगी। अच्छा। हाँ, और मुझे लगता है राज्यों का असर है, 3 राज्यों का भी असर है, मोदी जी के नेतृत्व का असर है, मोदी जी की गारंटी का असर है, और मोदी जी के विकास का असर है, और मनोहर लाल जी के नेतृत्व का असर है। तो अब की दफा अच्छे तरीके से रिपीट करने वाली है बीजेपी। अब की दफा तब तो 41 MLA है, मुझे लगता है अब की दफा
68 से 70 MLA बीजेपी के आएंगे। अभी कांग्रेस पार्टी को वैसे लोग कई बार निस्वार्थ भाव से कोई व्यक्ति जो ये कांग्रेस के कुछ जो इसके कार्यकर्ता भी नहीं कहा जा सकता, कुछ उनके गुर्गे वही ऐसा फैला रहे हैं कि आगे आगे हम। आप करमपाल जी ये देखना कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार, पहली बात तो है ही नहीं, पूरे देश में 3 स्टेट है, एक तो अभी आई है तेलंगाना, और 2-3 स्टेट ऐसी है जिसमें कांग्रेस पार्टी कोalition की सरकार में है, जैसे झारखंड के अंदर है। बिल्कुल। और झारखंड के अंदर छोटी सरकार है, छोटी पार्टी है कांग्रेस, वहीं पर 300, 400, 500 करोड़ रुपया घपला कर रखा है। बताओ। बिल्कुल। तो कैसे मौका दे देगी देश की जनता? हरियाणा की जनता इतनी मूर्ख थोड़ी है। हरियाणा का व्यक्ति कड़वा है लेकिन समझदार है, वो कभी भी नहीं ऐसा काम करेगा कि ऐसी पार्टी को मौका दे जिसमें भ्रष्टाचार, जिसके खून में रचा हुआ है। और मेरी सभी जींद के लोगों से, जींद के जिला के लोगों से, हरियाणा के सभी प्रदेशवासियों से निवेदन है कि इन भ्रष्टाचारी लोगों से बच के रहो और ना इनके बकाव में आना चाहिए। और मुझे विश्वास भी है आशा आएंगे भी नहीं। चलो ये तो वक्त बताएगा क्या होगा। ये थे सज्जन गर्ग जी और जींद से बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। पड़ताल टीवी पर बने रहिए। धन्यवाद।